सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 5:15 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन आया होगा? अभी तो घर के सारे सदस्य उठे भी नहीं थे। सोचते हुए उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बड़ी बहू निर्मला के माता पिता खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो हैरान रह गई। ना कोई फ़ोन, ना कोई सूचना। अचानक से उनका आना हुआ था। उन्हें देखकर सुधा जी ने नमस्कार किया और घर में लेकर आ गई। उनके नमस्कार का समधी जी ने तो जवाब दिया, पर समधन जी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर सुधा जी समझ गई कि कल जो घर में घमासान हुआ था, उसकी लपटें समधी जी के घर तक पहुंच चुकी है। जरूर बड़ी बहू निर्मला ने ही इन्हें फोन करके बुलाया होगा और अब फिर कुछ ना कुछ होने वाला है। खैर, उन्हें सोफे पर बिठाकर पहले वो रसोई में गई और उन लोगों के लिए ट्रे में पानी लेकर आई। पानी का गिलास हाथ में लेते ही समधी जी ने पूछा, लगता है घर में अभी सब लोग सो रहे हैं। हाँ, सब 6 बजे के बाद उठते हैं। मैं वॉक के लिए जाती हूँ, इसलिए सुबह 5 बजे तक उठ जाती हूँ। सुधा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात करूँ, इसलिए वो रसोई में चाय बनाने के लिए आ गई। उन्हें तो अपनी बड़ी बहू की समझ पर हैरानी हो रही थी। कितना समझाया था उसे, फिर भी उसने अपने माता पिता को बुला लिया। सुधा जी के परिवार में उनके पति महेश जी, उनके बड़े बेटे बहू अजीत और निर्मला, छोटे बेटे बहू मिनेश और मानसी ही थे। बड़े बेटे बहू की शादी को जहाँ 5 साल हो चुके थे, वही छोटे बेटे बहू की शादी अभी 7 महीने पहले ही हुई थी। जब तक मिनेश की शादी नहीं हुई थी तब तक घर का माहौल ठीक था, लेकिन जब से मिनेश और मानसी की शादी हुई तब से घर का माहौल बिगड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि मानसी का स्वभाव खराब था, पर निर्मला अब उससे अपनी तुलना करती थी। जब से उनकी शादी पक्की हुई थी, निर्मला हर चीज़ को बड़े गौर से देखती थी और फिर उसके बाद तुलना करती थी कि उसके साथ क्या किया गया था और अब क्या नया हो रहा है। और बड़ी बहू की यही जलन की भावना फसाद की जड़ बनती जा रही थी। पहले तो फिर भी वो घर में ही बोलकर रह जाती थी, लेकिन अब तो यह आलम हो गया था कि वो छोटी से छोटी बातें भी अपने मायके बताने लग गई थी। शुरू शुरू में तो उसके माता पिता ने भी उसे ही समझाया, लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार बोली जाए तो अपने आप ही विश्वास होने लग जाता है। उन्हें भी विश्वास होने लगा कि शायद उसके साथ गलत हो रहा है। इसलिए आजकल वो भी फ़ोन पर सुधा जी को सुना देते। पिछली बार सिर्फ एक लहरी की साड़ी के पीछे ही बहस हुई थी। तब भी निर्मला ने अपने माता पिता को फ़ोन कर बोला था और उसके बाद उसकी मम्मी ने सुधा जी को अच्छा खासा सुनाया था। हुआ यूँ कि सावन का महीना लगा था। मानसी रिवाज के मुताबिक पहले सावन में अपने मायके में थी। अब सावन के महीने की 30 पर सिंजारा जाता है, जो ससुराल वाले नई नवेली बहू को देते हैं। इसलिए सुधा जी निर्मला को लेकर बाजार गई थी और बाजार से लहरिया खरीदकर मानसी के लिए लाई थी। लहरिये के साथ साथ 10 और साड़ियाँ उसके लिए खरीद कर लाई थी और साथ ही साथ अपनी तरफ से निर्मला के लिए भी 2 साड़ी खरीदी थी। वहाँ बाजार में तो निर्मला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर आकर उसने अच्छी खासी बहस कर ली। अरे वाह मम्मी जी, जब मेरा पहला सावन था उस समय तो मुझे सिर्फ 7 साड़ियाँ दी थी और अब छोटी बहू के लिए 11 साड़ियाँ की आपने। भला मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? बहू, कैसी बात कर रही हो तुम? समय के अनुसार काम होता है। ज़रूरी तो नहीं कि जो 5 साल पहले रिवाज हमने निभाए थे उसे अब भी हम वैसे ही करेंगे। बदलाव तो समय का नियम होता है, सुधा जी ने समझाया। लेकिन निर्मला समझना नहीं चाहती थी और उसने समझा भी नहीं। उसने फ़ोन करके अपने मायके में रो रो कर ये बात बताई। उसके बाद उसकी मम्मी ने सुधा जी को फ़ोन कर काफ़ी कुछ सुनाया। समधन जी, ये तो गलत है ना, आप दोनों बहू को एक जैसा क्यों नहीं मानती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार हो रहा है। सुधा जी उन्हें समझाती रह गई, पर निर्मला की तरह ही उन्होंने भी कुछ नहीं सुनना चाहा। उसके बाद निर्मला की मम्मी ने अजित को फ़ोन करके भी सुनाया। घर का माहौल देखकर आखिरकार अजित परेशान होकर निर्मला को लेकर बाजार गया और उसे कुछ साड़ियाँ और दिलवा कर ले आया। तब जाकर निर्मला चुप हुई थी और घर का माहौल सही हुआ था। लेकिन अभी 2 दिन पहले की बात है। गगन जी ने मानसी को एक स्कूटी खरीद कर दी थी। दरअसल उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी में ही दहेज नहीं लिया था, इसलिए निर्मला के पापा रिसेप्शन में एसी देकर गए थे। वहीं मानसी के पापा ने गगन जी को कैश दिया था, ये कहकर कि आप दहेज तो नहीं ले रहे हो, पर मेरी बेटी के लिए एक स्कूटी ज़रूर खरीद दीजिएगा और यही हमारी तरफ से हमारी बेटी के लिए रिसेप्शन का गिफ्ट है। स्कूटी हम खुद ही खरीद देते, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, इसलिए आप यहीं से खरीद दीजिएगा। अब गगन जी काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय न मिलने के कारण वो स्कूटी खरीद नहीं पाए थे। बस जैसे ही कल शाम को स्कूटी घर पहुंची, उसके बाद से घर में निर्मला ने सबका खाना दुश्वार कर दिया। आलम ये हो गया कि कोई भी रात का खाना भी ठीक से नहीं खा पाया।
हालांकि गगन जी बार बार कह रहे थे कि स्कूटी मानसी को उसके पापा ने दी है, हमने नहीं खरीदी है, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। पर वो अपने माता पिता को बुला लेगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। खैर चाय बनने के बाद सुधा जी चाय को कप में छान कर बाहर लेकर आई। तब तक निर्मला बाहर आ चुकी थी और अपने माता पिता के पास आंखों में आंसू लिए बैठी हुई थी। आखिर सुधा जी ने ट्रे ले जाकर टेबल पर रखी ही थी कि निर्मला की मम्मी ने बोलना शुरू किया। ये क्या हालत कर दी आपने मेरी बेटी की। रो रो के अपने दिन निकाल रही है अपने ससुराल में। अगर आपसे बहुएं नहीं संभलती तो शादी ही क्यों की अपने बेटों की। सुधा जी ने समझाना चाहा तो उनकी सुनने को तैयार नहीं थी। बाहर से इतनी आवाजें आ रही थी कि घर के और सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए और उन्हें देखकर हैरान रह गए। तब गगन जी ने कहा, समधी जी, आपको पता है ना कि आपके सामने ही मानसी के पापा ने मुझे कैश दिया था, ये कहकर कि मेरी बेटी को मैं उसके रिसेप्शन पर स्कूटी गिफ्ट करना चाहता हूँ। उन्हीं पैसों से मैंने उसकी स्कूटी दिला दी, तो इस बात पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। ये सुनकर निर्मला के पापा चुप हो गए। अच्छा, एक बहू तो स्कूटी चलाएगी और दूसरी बहू सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखेगी। समधी जी, ये अच्छा नहीं हो रहा, निर्मला की मम्मी ने कहा। समधन जी, ये गलत बात है, आप मेरे घर में इस तरह से आग नहीं लगा सकती। मानसी ने तो कभी नहीं कहा कि उसके कमरे में एसी नहीं है, वो तो कूलर में भी खुश है। समस्या हमेशा निर्मला को ही क्यों होती है, सुधा जी ने कहा। अरे आप उसके साथ दोगला व्यवहार करोगे तो समस्या उसको ही होगी, अपने माता पिता से वो बोलेगी भी नहीं। समधी जी, अगर छोटी बहू के लिए स्कूटी आई है तो बड़ी बहू के लिए भी आएगी। निर्मला की मम्मी मानने को तैयार ही नहीं थी। मम्मी जी, हम मना नहीं कर रहे हैं और एक ना एक दिन मैं उसे स्कूटी लाकर दे भी दूंगा, लेकिन तब तक तो ये घर में शांति रखे, कह तो चुका हूँ उसे, अजीत ने कहा। अरे दामाद जी, आप क्यों लाकर दोगे, स्कूटी तो आपके माता पिता को लाकर देनी पड़ेगी, आखिर छोटी बहू के लिए भी तो वो लोग लेकर आए हैं, निर्मला की मम्मी ने कहा। ये क्या बात हुई समधन जी, सुधा जी बीच में ही बोली। ठीक है, मेरे माता पिता ही निर्मला को स्कूटी लाकर देंगे, पर मेरी भी एक शर्त है, आप लोग मुझे बाइक लाकर दोगे, अचानक अजीत बीच में बोला। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। पर निर्मला बीच में बोली, ये क्या कह रहे हो, भला मेरे मम्मी पापा तुम्हें बाइक लाकर क्यों देंगे। क्यों क्यों नहीं लाकर देंगे, तुम्हारी छोटी बहन की शादी में भी तो उन्होंने अपने छोटे दामाद को बाइक दी थी, तब क्या मैं दामाद नहीं था। जिस तरह घर में दो बहुएं हैं और तुम उम्मीद करती हो कि दोनों को बिल्कुल एक जैसा रखे, जो 5 साल पहले शादी में हुआ था वो अभी 7 महीने की शादी में भी हो, तो फिर मैं क्यों नहीं उम्मीद करूं। हम भी तो दो दामाद हैं, हम दोनों को भी तो तुम्हारे मम्मी पापा को एक जैसा रखना चाहिए। मेरे माता पिता के साथ मैं तो नहीं पहुंचा तुम्हारे मायके, जो तुमने यहाँ सुबह सुबह हंगामा खड़ा कर दिया। अरे उल्टा मैं तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन की शादी में हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, और तुमने क्या किया यहाँ पर, जलन के मारे हर प्रोग्राम में टांग अड़ाई, अजीत निर्मला को डांटते हुए बोला। और मम्मी जी, आप इसे समझाने की जगह यह इसका पक्ष लेकर आ गई, और ऊपर से मेरे मम्मी पापा को बातें सुनाई जा रही है। बात तो कम से कम तर्क संगत कीजिए, बिना सिर पैर की बातों को लेकर खड़े मत होइए, आखिर अजीत अपनी सास को सुनाते हुए बोला। ये सब सुनकर निर्मला की मम्मी भी चुप हो गई। आखिर अजीत गलत तो नहीं कह रहा था, लेकिन उसके बाद से अब अजीत खरी खरी सुनाने लग गया था, इसलिए अजीत को मुंह फट दामाद की उपाधि दे दी गई। पर निर्मला में कोई खास बदलाव भी नहीं हुआ। आखिर इंसान की जलन की भावना यूं ही तो नहीं जाती।